हाई क्यूटीज, क्या हाल है? हिस्ट्री हो गया, जियो हो गया, पॉल साइंस हो गया, अब फाइनली इको भी खत्म कर लो। इस वीडियो को देखने के बाद में इको को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा इको रिवाइज हो जाएगा और हम लोग वन शॉट में पूरा इकोनॉमिक्स अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को प्यार से देखते रहो। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डेवलपमेंट। ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है सबसे पहले इसी टॉपिक से कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? हमेशा कंफ्यूज रहते हो ना। देखो, जैसे तुम्हारे लिए एक डेवलपमेंटल गोल है कि तुम एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पापा के लिए तो वो डेवलपमेंटल गोल नहीं है। उनके लिए तो है कि जहां पर वो ऑफिस जाते हैं, जहां पर काम करने जाते हैं, वहां पर उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही हो, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिल रही हो, अच्छा रोड हो। तुम्हारी मम्मी के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल होगा कि तुम भिंडी की सब्जी खाना शुरू कर दो, लौकी की सब्जी खाना शुरू कर दो, करेले की सब्जी खाना शुरू कर दो। ठीक है, तो मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। तुम्हारे बाहर जो रिक्शा चलाने वाले अंकल हैं, उनके लिए अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसे भी डेवलपमेंटल गोल है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल पाए। ठीक है, तो हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है, उसकी जो नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो इस लाइन का मतलब, इस पैरा का मतलब यही है, अलग अलग मांग लोग करते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। अब कई बार क्या होता है ना कि तुम्हारे लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ है, तुम्हारे पड़ोसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ है, तो कई बार ना ये गोल्स कन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं। कन्फ्लिक्टिंग गोल्स का क्या मतलब है? सिंपल सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं, दिमाग में बैठा लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऐसे गोल होते हैं, जैसा नाम बता रहा है, जब किसी एक का डेवलपमेंट किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन बन जाए। इसका क्लासिक एग्जांपल है डैम्स का। ठीक है, डैम्स के बनने से शहर के लोगों के लिए तो डेवलपमेंट होता है, लेकिन शहर के जहां पर डैम बन रहा है, वहां पर आसपास रहने वाले लोगों के लिए, जहां का घर, जिनका घर उजड़ जाएगा, उनके लिए वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो डैम का बनना कुछ लोगों के लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन भी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल से समझाऊं। मान लो एक बड़ा सा अपार्टमेंट है, उसके पीछे झुग्गी झोपड़ियां हैं। ठीक है, अब बड़े से अपार्टमेंट में रहने वाले लोग चाहेंगे कि पीछे एक बड़ा सा पार्क बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर वो पार्क बन जाता है तो उन बड़े से अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए तो वो डेवलपमेंट होगा, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं की झुग्गी झोपड़ी तोड़कर ही तो पार्क बनेगा। तो यहां पर किसी के लिए डेवलपमेंट जब किसी के लिए डिस्ट्रक्शन बन जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है, ये 2 टॉपिक समझ में आ गए। इनकम एंड अदर गोल समझो। ठीक है, अब देखो, कई बार क्या होता है ना कि हमें सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए होता है। हमारे पास गाड़ी है, दौलत है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? कोई सामने से कह देता है हमारे पास मां है। ठीक है, तो मतलब हमें हमेशा पैसा ही नहीं चाहिए होता है। डेवलपमेंट सिर्फ पैसे का ही नाम नहीं है। डेवलपमेंट में अलग अलग चीजें आती हैं। कैसी कैसी चीजें? मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स ऐसी चीजें होती हैं जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीजें डेवलपमेंट के लिए ये भी जरूरी है। और नॉन मटेरियल थिंग्स जैसे दोस्ती हो गया, प्यार हो गया, रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश करके मैंने चारों एक ही जैसे बोल दिए। फैमिली हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये नॉन मटेरियल थिंग्स हैं। फ्रीडम हो गया, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, ये सारी चीजें कोई मटेरियल नहीं है, चीज नहीं है, एक फीलिंग्स है। डेवलपमेंट के लिए इनका भी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सोचो जहां दोस्ती ना हो, जहां कोई बात करने के लिए ना हो, वहां पर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा मिल जाए तुम्हें, तो क्या तुम उसे डेवलपमेंट कहोगे? नहीं ना। इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझो कि मान लो, जो एनसीईआरटी में तुम्हें दिया हुआ है, कि मान लो तुम्हें एक ऐसी जगह पर जॉब दी जाए जहां पर तुम जाओगे तो सैलरी तो मिलेगी, लेकिन तुम साल भर अपने घर नहीं आ पाओगे। वहां पर जाने पर तुम्हें लाइफ का खतरा भी रहेगा। क्या पता कोई नक्सली तुम पर हमला कर दे, क्या पता तुम्हें लाइफ का कोई थ्रेट मिल जाए। ठीक है, वहां पर इतनी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा। वहीं दूसरा ऑप्शन है कि तुम अपने घर पर ही रहोगे, पैसा उससे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जो सिक्योरिटी है, जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो फैमिली सर्कल है, वो तुम्हारे साथ में रहेगा। तो कौन सा तुम पोर्शन चुनोगे? बहुत सारा पैसा या फिर नॉर्मल पैसा? नॉर्मल पैसा चूज करोगे। भाई जान देने उतनी दूर वहां ऐसे घर वालों को छोड़कर, परिवार वालों को छोड़कर कौन ही जाएगा? ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है रमेश बाबू, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बड़ी चीज होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉन मटेरियल थिंग्स और मटेरियल थिंग्स के मिलने से बनती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग डेवलपमेंट को काउंट कर रहे होते हैं, जब भी हम लोग नेशनल डेवलपमेंट को देख रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग ऐसे गोल्स चुने जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो रहा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेवलपमेंट हो रहा हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब आओ आगे चलते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स में हम लोगों को नेशनल इनकम भी देखने को मिलती है। ठीक है, देखो, जब हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा नॉर्मल पर्सनल लेवल पर किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और हमारे डेवलपमेंट से देश का किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो देश के डेवलपमेंट को जोड़ने के लिए हम लोग जीडीपी निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर में जितने क्वांटिटी का प्रोडक्ट और सर्विसेज दी गई, प्रोड्यूस की गई, उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी, ये उस साल की ग्रोथ बताता है।
ठीक है, जैसे मान लो पूरे देशवासियों ने मिलकर 100 रुपए की सर्विसेज जनरेट करी और 500 रुपए का प्रोडक्ट जनरेट किया, तो उसकी जीडीपी क्या हो जाएगी? 600। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ठीक है, इस देश में इतना जो वैल्यू है वो जनरेट हुई। ठीक है, अब मैं पिछले 3 दिन से सोया नहीं हूं, तो मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा ऐसे ऑफ होता जा रहा है, बट तुम लोगों के लिए कंप्लीट करवाना है, इसी वजह से कंप्लीट करवा रहा हूं यार। ऑलरेडी मेरे दिमाग में बहुत सरदर्द हो रहा है। खैर, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी, मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में कॉफी का ब्रेक थोड़ा सा ले लूं, जिससे कि हम लोग अपने फ्लो में चलते रहें। स्टार्ट करते हैं। टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब देखो, जीडीपी को जोड़ने के लिए हम लोग एक और तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम को अगर हम लोग को जोड़ना है, अभी हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो तुमने मान लो कुछ रुपए कमाए, मैंने कुछ रुपए कमाए, आसपास के हमारे पड़ोसियों ने कुछ रुपए कमाए, उन सबको जब हम लोग जोड़ लेंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पूरे मोहल्ले ने मिलकर इतने रुपए कमाए? ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग देश के हर एक इंसान ने जितने रुपए कमाए उसको जोड़ लेंगे तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि हमारे देश ने इतने रुपए कमाए? तो टोटल पॉपुलेशन की जो इनकम होती है वो हमारी नेशनल इनकम होती है। अब जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, एक चीज को दूसरे चीज से, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से। अब मान लो इंडिया की आबादी इतने 100 करोड़ 125 करोड़ है, और वहीं अगर हम लोग उसको कंपेयर करना चाहें पाकिस्तान से, जहां की आबादी कंपेरेटिवली बहुत कम है, मान लो बेल्जियम से कंपेयर करें जहां की आबादी सिर्फ 2-3 करोड़ है, तो अब इंडिया में 125 करोड़ लोगों ने मिलकर जो पैसे कमाए वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और वहीं अगर हम लोग मान लो बेल्जियम की जो कमाई हुई, 2-3 करोड़ लोगों ने मिलकर जो रुपए कमाए, उसको जब हम लोग देखेंगे तो बहुत कम लगेगा, और लगेगा कि हाँ इंडिया ने ही बहुत ज्यादा रुपए कमाए। तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो नाइंसाफी होगी ना कि वहां पे बस 3 ही करोड़ लोग थे, उन्होंने जितना कमाया उसी से हम लोग कह रहे हैं कि ये तो बस बहुत कम कमाते हैं। इसी वजह से हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने एक वे निकाला। उन्होंने वे क्या निकाला? पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? कैपिटा मतलब होता है सर, पर मतलब होता है हर, और इनकम का मतलब होता है पैसे। तो हर इंसान जो पैसे कमाता है वो हम लोग को देखने को मिलती है। कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा बेसिक मैथ्स तो तुमने पढ़ा ही हुआ है कि जो हमारी टोटल इनकम है, मान लो टोटल इनकम हमारी 1000 रुपए है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, मान लो हमारे पास में 100 लोग हैं, तो हम लोग इससे जब एवरेज निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक आदमी कितने रुपए कमा रहा है। तो अगर 100 लोग हैं और 1000 रुपए की कमाई हो रही है, तो एक आदमी एवरेज 10 रुपए कमा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इससे हम लोग हर एक आदमी कितना रुपए कमा रहा है ये जोड़ सकते हैं। तो इंडिया में एक आदमी कितना कमा रहा है, बेल्जियम में एक आदमी कितना कमा रहा है, इससे हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम इसी वजह से निकाला गया। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है, जिसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वो बताती है कि हर एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना है, और उसके बेसिस पे वो क्लासिफाई करती है रिच कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में और पुअर कंट्री में। ठीक है, रिच कंट्री क्या होती है? जिसका पर ईयर का पर कैपिटा इनकम हो $49,300। ठीक है, पुअर कंट्री कौन सी होती है? जिसका पर कैपिटा इनकम 2500 हो या उससे लेस हो। ठीक है, $2500 हो या उससे लेस हो, तो वो पुअर कंट्री में आती है। हमारी जो कंट्री है उसका $6700 है, तो मतलब हम लोग पुअर भी नहीं है लेकिन रिच भी नहीं है, हम लोग डेवलपिंग स्टेज में है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आओ देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। अभी जब हम लोगों ने देखा तो ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट थी ना, इसमें हम लोग सिर्फ पर कैपिटा इनकम से कंसिडर करके कंपेयर कर रहे थे कि हाँ कौन सी कंट्री रिच कंट्री है, कौन सी कंट्री पुअर कंट्री है, कौन सी डेवलपिंग है, इसमें हम लोग डिवाइड कर रहे थे। बट जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले समझा था ना कि पैसा ही नहीं होता है सब कुछ रमेश बाबू, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत होती है। तो इसी वजह से हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स जैसे तुम लोग अपने कॉपी में आगे बनाते हो ना, वैसे ही एक लिस्ट है कंट्रीज की, और उनमें कुछ क्राइटेरिया से जो एनालिसिस है वो करके उनको एक लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसको जारी करने का काम करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क। ठीक है, ये यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। ये सिर्फ पर कैपिटा को ही नहीं वैल्यू देते हैं, ये 3 क्राइटेरिया पर अपनी जो इंडेक्स है, अपनी जो रैंकिंग है वो डिसाइड करते हैं। कौन कौन सा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पर कैपिटा इनकम और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इन तीनों को तुम्हें दिमाग में रखना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये जो तुम्हारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और ये जो तुम्हारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसमें क्या अंतर है? तो इसको यूएनडीपी हम लोगों को पब्लिश करके देता है, और इसमें हमारे पास में 3 इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, पर कैपिटा इनकम का और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखा रहा है कि एक व्यक्ति जो पैदा होता है उसका कितना एवरेज एज हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कितने साल जिएगा। मान लो किसी इलाके में 80 ईयर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, तो मतलब कि वहां पर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, मतलब कि वहां पर लोगों का इलाज जल्दी हो जाता है, वैक्सीनेशन अच्छे से हो जाती है। क्योंकि अगर कहीं पर मान लो 40 है, 40-50 है, इसका मतलब वहां पर लोग 40-50 की उम्र में मर जा रहे हैं, मतलब कि वहां पर कोई कमी है, मतलब कि वहां पर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है। तो एक क्राइटेरिया ये होता है। दूसरा अपना रेगुलर पर कैपिटा इनकम, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि देश कितना कमा रहा है। इसके बाद में तीसरा होता है अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है मतलब कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग एज ग्रुप के कितने बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल्स में एनरोल हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग वहां का एजुकेशनल स्टेटस भी जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन 3 क्राइटेरियाज को लेकर यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाती है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि कौन सा नेशन कितना डेवलप्ड है। समझ में आया? अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो तुम्हें रिवाइज करने हैं, तुम्हें पता होने चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि पर 1000 लाइव चिल्ड्रन बर्थ में कितने बच्चे 1 साल के अंदर मर जाते हैं, ठीक है। अगर कहीं का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 6, मतलब कि 1 साल में 1000 बच्चे पैदा हुए और उसमें में से 6 बच्चे मर गए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? तो कॉमन सेंस हमें क्या कहता है कि ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी में तुम यही फंस जाते हो कि तुम्हें पता ही नहीं होता है कि कम हो तो अच्छा है या फिर ज्यादा हो तो अच्छा है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों का जो मरने का दर है वो कम होगा, इसका मतलब कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है और कंट्री डेवलप कर रही है। इसके साथ में लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब 7 साल या उससे ज्यादा साल के बच्चे कितने लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं, ठीक है। लिटरेट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी एक लैंग्वेज में पढ़ भी सके और लिख भी सके। तो 7 साल या उससे ज्यादा के कितने लोग लिटरेट हैं, ये उस जगह की लिटरेसी रेट बताती है, ठीक है। अब ये ज्यादा होगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, और अगर कम होगा तो ये खराब है। नेट अटेंडेंस रेशियो, 14 से 15 साल के उम्र के जितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। उस सेम ग्रुप के बच्चों में से 14 से 15 साल के बच्चे में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं उसे हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय बर्थ, ये मैंने तुम लोग को बता दिया कि जब बच्चा पैदा होता है तो कितने समय हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जिएगा, वो हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताती है, ठीक है। अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में तुम यहां पर देखो कि किस तरीके से पर कैपिटा इनकम यहां पर झोल फैलाती है। जैसे कि जब हम लोग देखते हैं ना, तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम हम लोगों को 23,614 देखने को मिलता है, वहीं बिहार का 40,982 देखने को मिलता है। तो मतलब बिहार का बहुत अच्छा पर कैपिटा इनकम है। बट अगर सिर्फ हम लोग पर कैपिटा से देखते तो हमें लगता कि हरियाणा तो बहुत ही लेस डेवलप्ड है, उससे ज्यादा डेवलप्ड है बिहार, ठीक है। बट आगे चलकर जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का और बाकी क्राइटेरियाज का, तो हमें पता चलता है कि केरला सबसे आगे है, फिर इसके बाद हरियाणा और फिर सबसे पीछे है हमारा बिहार, ठीक है। तो हम लोगों को इन क्राइटेरियाज को यूज करने की जरूरत इस वजह से भी है क्योंकि इससे हम लोगों को सही मालूम पड़ता है कि किस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पब्लिक फैसिलिटीज भी कुछ चीज होती है। पब्लिक फैसिलिटीज क्या? जैसे कि तुम जब घर में बोर हो जाते हो तो पार्क जाते हो, जब तुम रात में चलते हो तो रोडों पर स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं। तो ये सब क्या तुमने लगवाई हैं? ये तुम्हारे पड़ोसी ने, ये सरकार ने लगवाई है ना। और क्या सिर्फ तुम्हारे लिए लगवाई है? नहीं, सबके लिए लगवाई है। तो ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी फैसिलिटीज जो सभी लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए दी जाती है, उसे हम लोग पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं, ठीक है। एक कोट है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स यू एंड थिंग्स यू वांट, ठीक है। तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर तुम्हें मूवी देखने जाना है और तुम्हारे यहाँ पर कोई अच्छी मूवी स्क्रीन नहीं है तो तुम क्या करोगे? वैसे ही अगर तुम्हारे पास में, मान लो तुम्हारे पास में बहुत पैसा और एक छोटी मोटी सी बीमारी हो गई, लेकिन तुम्हारे पूरे देश में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो उसका इलाज कर पाए, तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पब्लिक फैसिलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी की भी लाइफ में, ठीक है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज हो गई, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई, सिक्योरिटी हो गई और हेल्थ एंड इंश्योरेंस हो गया। ये सारी चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी जगह को फेवरेबल बनाने के लिए। अब एक चोमू सा टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जहां सस्टेनेबिलिटी दिख जाए वहां मतलब समझ लो कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रेजेंट डे नीड्स को कम करने की बात कही जा रही है, ठीक है। जब भी हम लोग अपने फ्यूचर की जनरेशन के नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपने प्रेजेंट डे नीड्स को कम करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे ग्राउंड वाटर का जो थ्रेट है वो सीरियस थ्रेट है,
उसके लिए हम सबको मिलकर एक्टिवली उसको उस पर काम करना चाहिए। हम लोग वाटर रिसोर्सेज में देखते हैं कि किस तरीके से नए नए अटल जल योजना जैसे योजनाएं आ रही हैं, भूजल योजना जैसे, जिसमें कि ग्राउंड वाटर को भी बचाने का काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, इससे तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हर साल घुमा फिरा कर इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, इस साल भी आ सकता है। पूछा जाएगा कि बीएमआई निकालो। बीएमआई कैसे निकालते हैं? बीएमआई हम लोग केजी, योर वेट इन केजी बाय मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का नहीं, मीटर का। मान लो तुम्हारी हाइट है 1 फुट 50 इंच, ठीक है, तो उसको तुम 1.50 लिखोगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये गलत होगा। तुम्हें यहां पर मीटर का स्क्वायर निकालना है, तो 150 का स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? इतनी चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पर तुम्हें एक टेबल दिया जाएगा, केस बेस्ड स्टडी की तरह सेम तुम्हें टेबल्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ सबसे ज्यादा लेसर एवरेज एजुकेशन किसकी है। तो यहां पर तुम 4 ऑप्शन में से कोई एक टिक करोगे तो वो राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाउ इज क्रिटिसिज्म यूज्ड बाय द यूएनडीपी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट पास ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब मैं इसे क्रिटिसिज्म पढ़ रहा हूं, है ये क्राइटेरिया। ना सोने से ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी दिक्कत होती है, टंग स्लिप होने लगती है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि हमेशा हमेशा एग्जाम से पहले सोकर जाया करो। ठीक है, खैर यूएनडीपी जो मैंने अभी तुम्हें बताया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो हम लोग के सामने है। यूएनडीपी खुद निकालती है, जो अपनी रिपोर्ट्स हैं वो बनाती है और उसमें वो अलग अलग क्राइटेरियाज को फॉलो करती है। वहीं वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को फॉलो करती है। ठीक है, यूएनडीपी की जो रिपोर्ट होती है उसमें इंडेक्सिंग होती है, रैंक किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट होती है वो रिच कंट्री, पुअर कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में कंट्रीज को डिवाइड कर देता है। ठीक है, यूएनडीपी में एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है क्योंकि हम लोगों को काफी एस्पेक्ट्स और भी देखने को मिलते हैं, बट यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। सेम एक क्वेश्चन है ऐसा जिसमें एमएनसी को चूज करना है, रीता को। ठीक है, तो वो किस जगह पर जाकर चूज करेंगी ये तुम लोगों को बताना है। ठीक है, पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब आओ चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आओ इसको जल्दी से निपटा लेते हैं। जो हमारे सेक्टर्स हैं वो बेसिकली 3 हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अब तक हम लोगों ने देखा डेवलपमेंट की बात, अब हम लोग पैसे के बारे में आ रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स पैसे से लेन देन करता है ना। तो जो हमारा इकोनॉमी है उसके 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी क्या है? प्राइमरी ऐसा सेक्टर है जहां पर हम लोगों को रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स उगाते हैं, बनाते हैं, तो वहां पर हमारा प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहां पर रॉ मटेरियल्स को मॉडिफाई करके उनकी वैल्यू को बढ़ाया जाता है और फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, इसको इसकी खूबी के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। वहीं प्राइमरी सेक्टर को इसकी खूबी की वजह से, क्योंकि ये नई चीज उपजाता है, नई चीज बनाता है, इसे एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में भाई जब फाइनल गुड बन चुका है तो अब उसका तो कुछ बन नहीं सकता, तो टर्शरी सेक्टर में सिर्फ सर्विसेज दी जाती है। ठीक है, अब बने हुए गुड्स की मार्केटिंग का कॉस्ट, बने हुए गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन, बने हुए गुड्स का प्रमोशन, बड़े हुए गुड्स की ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें टर्शरी सेक्टर में आती हैं। आज के समय में तुम देख रहे होगे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो तुम देखते हो ऑनलाइन, वो सब एक सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम मूवी देखने जाते हो तो तुम एक्टर को अपने घर थोड़े ले आते हो, तुम बस वहां पर मूवी देखने जाते हो, पैसा देते हो और फिर आ जाते हो, कुछ साथ में नहीं लाते, कोई फिजिकल चीज नहीं लाते। हाँ, तुम एक्सपीरियंस लाते हो। ठीक है, तो जो टर्शरी सेक्टर है इसमें बस इन्हीं एक्सपीरियंस की बात हो रही होती है, सर्विसेज की बात हो रही होती है, कोई नया प्रोडक्ट या फिर कोई पुराना प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलप नहीं हो रहा होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड। अब इनको ऐड करने का ना एक ट्रिक होता है। मान लो तुमने आलू खरीदा 10 रुपए में, आलू खरीदने के बाद में उसको एक शेफ को दिया और उससे छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए, उसने फिर 15 रुपए में तुम्हें वो दिया सामान। ठीक है, अब इसके बाद में जब तुम उसके यहाँ से 15 रुपए में लेके गए, फिर इसके बाद में तुम एक पैकेट वाले के पास गए, पैकेट वाले के पास में जाने के बाद में तुम्हें पता चला कि उसमें उस पैकिंग को करने में उसको 50 रुपए लगेगा, तो यहाँ पर उसके 50 रुपए भी हो गए। और फाइनली जब तुमने अपना प्रोडक्ट बेचा तो तुमने वो मान लो 120 रुपए में बेचा। ठीक है, अब 120 रुपए में जब तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो 120 प्रोडक्ट का दाम नहीं है, उसके साथ साथ में ये जो तुम्हारी मेहनत लगी हुई है, ये जो तुम्हारा कैपिटल लगा हुआ है, उसकी बात है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से तुम पढ़ रहे हो और किस तरीके से वो तुम्हारे दिमाग में जा रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि कितनी सर्विसेज का आदान प्रदान हुआ है, तो हम लोग एक ही चीज को बार बार ऐड करने लग जाते हैं। जैसे आलू का प्राइस जो यहां पर था मान लो 10 रुपए है, वो जब यहां पर 120 हो गया
तो इस 120 में उस आलू का दाम भी तो है। तो एक ही गुड्स के सामान बार बार ऐड ना हो, इसी वजह से हम लोग हमेशा फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ही दाम ऐड करते हैं। ये दिमाग में याद रखना कि जब हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही दाम कैलकुलेट किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, ये वीवीआई है, इस चैप्टर से आ सकता है कि बताओ क्या इंपॉर्टेंस है टर्शरी सेक्टर का, इतना ग्रो क्यों कर रहा है, सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोथ टर्शरी सेक्टर ने क्यों देखी। फिर इसके बाद में तुम्हें कहानियां बताकर पूछा जा सकता है कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर था, फिर सेकेंडरी सेक्टर बूम हुआ, अचानक से टर्शरी सेक्टर कैसे आ गया। ठीक है, तो इन सब का आंसर तुम्हें इन 4 पॉइंट्स में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल खेती बाड़ी करते थे, अब क्या है, फैसिलिटीज हमारे पास आ गई हैं, हॉस्पिटल की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, टेलीग्राफ सर्विस की, पुलिस स्टेशन की। तो इन सब जगहों के आने से जो हमारा पैसा है वो इन सब जगहों पर भी खर्चा होता है। मॉल्स आ गए हैं, ठीक है, मॉल्स आ गए हैं, उसके साथ साथ में थिएटर्स आ गए हैं, ये ऑनलाइन मीडियम आ चुका है, नेटफ्लिक्स आ चुका है। इन सब में तुम क्या कर रहे होते हो, एक तरीके से सर्विस दे रहे होते हो, सर्विस यूज कर रहे होते हो, उसके बदले में पेमेंट दे रहे होते हो। तो इनसे क्या हो रहा है, टर्शरी सेक्टर का बूम हो रहा है, क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ सर्विसेज का आदान प्रदान होता है वो टर्शरी सेक्टर में जोड़ी जाती है। तो तुमने जितने भी पैसे दिए हो ऑनलाइन और तुम जितने भी सर्विसेज एंजॉय कर रहे हो वो सब टर्शरी सेक्टर के ही हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये फोन चलाना, तुम्हारे पास में फोन का ऐप होना, यूट्यूब होना, ये सब टर्शरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन हैव बिकम इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड ट्रेड। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोग इसको देखते हैं। अब आओ देखते हैं चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, छुपी हुई एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो सामने से दिखती नहीं। मान लो कि एक खेत है, ठीक है, एक खेत है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, बट क्योंकि उस फैमिली में 10 लोग हैं तो वो 10 लोग उस खेत में जुड़े रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि इन 10 लोगों का जो पोटेंशियल है वो वेस्ट हो रहा होता है। इस पूरे काम को 2 आदमी भी आराम से कर सकते हैं, बट क्योंकि अब 10 आदमी लगे हैं तो हर आदमी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा होता है, तो हर आदमी का यहाँ पर पोटेंशियल लॉस हो रहा होता है। ठीक है, अर्बन एरिया में क्या होता है, डेली वेजेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, डेली काम नहीं मिलता है, बैठे हैं तो बैठे हुए हैं, काम मिल रहा है तो अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी अर्बन एरियाज में हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है कि किस तरीके से हम लोग इन प्रॉब्लम्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हम लोगों ने देखा ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली दिक्कत, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वाली दिक्कत, इसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिटिल चेंजेस से सही कर सकते हैं। अब क्या है ये लिटिल, तो एल है लोन फॉर बैंक्स। बैंक्स को लोन देना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे एस्पायरिंग जो छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, जो चाहते हैं अपने चैनल को, अपने बिजनेस को ग्रो करवाना, उन्हें हम लोगों को मौका देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। आई से इरिगेशन, इरिगेशन मतलब पानी की सप्लाई। ठीक है, पानी की सप्लाई प्रॉपर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि जो खेती है वो एकदम अच्छे से सीमलेसली हो पाए। टी से है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, अगर रोड ही नहीं होगी तो रॉ मटेरियल बनाकर करोगे क्या। इसके बाद में टर्शरी सेक्टर शुड बी स्ट्रॉन्ग, उस जगह का टर्शरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अलग अलग फैसिलिटीज होनी चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए, जिससे कि वो जगह रहने लायक रहे। लोकेट इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जो ईटा बनाने वाली भट्टी होती है वो भी हम लोग एक फैक्ट्री की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन कितनी है, वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, किस लेवल तक इंटेलेक्ट रखते हैं, ये सब हमारा इसमें जा सकता है। अब जो गवर्नमेंट कौन कौन से काम करे जिससे कि ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली दिक्कत है वो दूर हो सके। तो जब एजुकेशन देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके पास स्किल आएगी और वो किसी भी जगह पर जाकर जॉब कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। आओ चलते हैं नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ सेक्शन एज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसा नाम बता रहा है, यहाँ पर सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में कोई भी चीज अनऑर्गेनाइज्ड, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। ठीक है, सारी चीजें अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं। यहाँ पर हम लोग को एक छोटा सा निमोनिक देखने को मिलता है, SMS फॉर लीव। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या अंतर है ये तुम्हें SMS फॉर लीव से पता चल जाएगा। कैसे, एस से सैलरी, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहां पर रेगुलर सैलरी मिलती है। ठीक है, रेगुलर मंथली सैलरी हम लोग को देखने को मिलती है। उसके बाद में M, मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, अगर बीमार वगैरह हो जाओ ड्यूटी पर तो तुम्हें प्रॉपर अच्छे से इलाज करवाया जाएगा, वो भी मुफ्त में। इसके बाद में जॉब सिक्योरिटी, S से सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रहती है कि उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा बिना मतलब के, और अगर निकाला जाएगा तो 15-20 दिन का वेटिंग पीरियड दिया जाएगा कि वो कुछ और काम खोज पाए। ठीक है, तो सिक्योरिटी रहती है जॉब की। इसके बाद में है F, फिक्स्ड पेमेंट्स। कई बार क्या होता है कि जो पेमेंट देने वाले लोग होते हैं
वो कुछ कम ज्यादा कर लेते हैं, अपना भी घपला कर लेते हैं। लेकिन इसमें फिक्स पेमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलती है, फेयर वेजेस देखने को मिलते हैं और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स में काम होता है। इसके बाद एल से लीव, पेड लीव की सुविधाएं हम लोगों को देखने को मिलती है। हॉलीडे हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं वो मना सकते हैं। वहीं अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो इन सब का उल्टा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, इन सब का उल्टा, रेगुलर सैलरी नहीं होती, मेडिकल अलावेंस नहीं होता, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, फिक्स्ड पेमेंट नहीं होती, और लीव तो पूछो ही मत, लीव में चाहोगे तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब ऑन दी बेसिस ऑफ दी ओनरशिप हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। जैसा नाम बता रहा है, पब्लिक सेक्टर में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो लोगों की भलाई होता है, लोगों के लिए ये सेक्टर बना होता है। प्राइवेट सेक्टर में मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है और अपने इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के प्रॉफिट के लिए ही ये फैक्ट्री या फिर ये इंडस्ट्री बनाई जाती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो आओ स्टार्ट करते हैं अब अपना मनी एंड क्रेडिट। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है और डायरेक्टली इस चैप्टर से तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तुम्हारे एग्जाम में। सबसे पहले तो चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे होती है ये समझ लो। ठीक है, चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट होता है सबसे पहले जब हमारे पास में मनी नहीं था। ठीक है, कोई करेंसी नहीं थी। करेंसी नहीं थी तो लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब हम लोग सामान के बदले सामान लेते हैं तब उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। बट इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है कि जो सामान मेरे पास है वो तुम्हें चाहिए और जो तुम्हारे पास है वो मुझे चाहिए। जब ऐसा इक्वेशन बैठेगा तभी हम लोग सामान एक्सचेंज कर रहे होंगे। अब मेरे पास में जूता है, मुझे गेहूं चाहिए, तुम्हारे पास में कपड़े हैं और तुम्हें जूता चाहिए, तो ये एक तरीके से बैठ नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हारे पास जो सामान है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई और चीज चाहिए। इसी वजह से लोगों ने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज निकाला। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम लोग डायरेक्टली सामान के बदले सामान नहीं लेते हैं। अब हम लोग सामान के बदले पैसे लेते हैं और उस पैसे से हम लोग सामान ले लेते हैं। अब तुम्हें जो चीज चाहिए वो तुमने अपने पैसे से ले ली, मुझे जो चीज चाहिए मैंने अपने पैसे से ले ली। ठीक है, तो यहां पर अब मनी एज अ मीडियम काम करता है। मनी का मतलब समझ में आ गया। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट मतलब होता है उधार। ठीक है, उधार, लोन। तो इस चैप्टर में दो पार्ट है, मनी और क्रेडिट। उन दोनों को हम लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मनी, सबसे पहले तो ये देखो कि मनी आजकल के जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है ना उसे हम लोग कहते हैं करेंसी। ठीक है, करेंसी, करेंसी हो गए हमारे नोट, इसके बाद में पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये हमारी करेंसी हो गई। इसको जारी करने का काम आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक गवर्नमेंट की ही बॉडी है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेंसी को जारी करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मनी, अब जो आरबीआई जारी करती है ना, जो मनी जारी करती है वो हर जगह पर एक्सेप्टेबल होगी क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी उसका विरोध ना करे। इसी वजह से अगर कोई मनी से इंकार कर देगा तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट का विरोध कर रहा है, क्योंकि किसी भी नेशन में वहां की गवर्नमेंट जो मनी जारी करती है, जो करेंसी जारी करती है, वो सर्वमान्य होती है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता और कोई अपनी करेंसी नहीं बना सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। लॉ भी इसको सपोर्ट करता है कि कोई भी करेंसी को, पैसे को मना नहीं कर सकता है। ये तुम्हारी बेसिक नॉलेज है मनी के लिए, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के लिए। अब आते हैं डिपॉजिट्स पर। ठीक है, डिपॉजिट क्या होता है, तो जब हम लोग, हमारे पास जो पैसा होता है ना, जब बैंक में रख देते हैं तो उसे डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, अब रखते क्यों हैं, इसके लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो रखने के तीन रीजन है। पहला रीजन है सिक्योरिटी रीजन। जब हम लोग बैंक में पैसे रख देंगे तो हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, तो कोई हमें लूट नहीं सकता है। ठीक है, कोई हम पर हमला नहीं कर सकता है, हमसे पैसे छीन नहीं सकता है, तो बैंक के पास में वो पैसे सेफ रहेंगे। दूसरा रीजन, जो करेंसी होते हैं, जो पैसे होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। ठीक है, तो मोबिलिटी आसान हो जाती है। मान लो मुझे यहां से दिल्ली ट्रैवल करना है, लखनऊ से दिल्ली ट्रैवल करना है, तो मैं अपने साथ में अगर पैसे लेकर जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे, जितने अगर मेरे पास पैसे हैं, वो मतलब जैसे मेरे पास तो खैर उतना मैं रख सकता हूं, बट सोचो अंबानी के पास कितने पैसे होंगे। अंबानी कैसे रखते हैं, अगर उनके पास में बैंक ना होता, अगर उनको दिल्ली जाना होता तो कित ट्रक ट्रक भर के पैसे इस्तेमाल किए जा रहे होते। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर जो हमारा करेंसी है वो काम करता है। ठीक है, करेंसी को हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, और जब यहां पर मैं लखनऊ में हूं तो यहां पर मैं अपने पैसे डिपॉजिट कर लूंगा, फिर जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं दिल्ली में वहां जाकर पैसे अपने निकाल लूंगा बैंक से। ठीक है, क्योंकि डिमांड से पैसे निकल जाते हैं, जब मैं डिमांड करूंगा तब मुझे पैसे मिल जाएंगे, इसी वजह से इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, फील हो रहा है, फील हो रहा है, थोड़ा ही टाइम मुझे मिला हुआ है लेकिन इसमें भी फील करवा दूंगा। डिमांड डिपॉजिट इसे कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर बैंक्स या तो तुम्हारे जो पैसे हैं वो लेकर अपने पास में रखे रहेंगे, और या फिर तुम्हें चेकबुक दे देंगे कि जब तुम्हें किसी को देना हो तो तुम पैसे निकालने के बजाय उस चेकबुक से अपना चेक साइन कर दो, तो जिसके अकाउंट में तुम चाहोगे उसके अकाउंट में तुम्हारे पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो चेक क्या है, इट इज अ कमांड टू द बैंक टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम अ अकाउंट टू अ सर्टेन अकाउंट। तुम्हारे अकाउंट से किसी और अकाउंट, जिसका तुम नाम डिटेल डालोगे, उसके अकाउंट में पैसे डालने का एक तरीके का ऑर्डर है। ठीक है, समझ में आ गया।
डिपॉजिट और बैंक के बारे में समझ में आ गया। बैंक का काम है पैसों को रखना। अब बैंक पैसों को रख कर उसका अचार नहीं डालती है, बैंक उस पैसे से पैसा बनाती है। कैसे? बैंक के पास में हर आदमी आकर पैसा जमा करता है, करोड़ों रुपए बैंक के पास में जमा होते हैं। अब उस करोड़ों रुपए को बैंक रखे नहीं रहती है, बैंक कहती है कि अगर किसी को भी लोन चाहिए तो हमसे ले लो। 15% पे जो बैंक वाले हैं वो लोन दे देते हैं। अब क्या होता है कि बैंक के पास में जो पैसे रखे हुए हैं वो लोन के लिए चले जाते हैं। ठीक है, अब लोन में जाने के बाद में जब वो लोन वापस आता है तो सामने वाला इंसान उसे इंटरेस्ट के साथ वापस पहुंचाता है। ठीक है, तो मान लो अगर तुमने 100 रुपए का लोन लिया तो तुम जब लौटाने आओगे तो तुम 100 रुपए नहीं दोगे, तुम 115 रुपए दोगे। ठीक है, 15 रुपए इंटरेस्ट, ब्याज जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले जिन लोगों ने उस बैंक में पैसे रखे होते हैं ना, उनको भी लालच देने के लिए 1-2% दे देते हैं। ठीक है, कि अगर आप हमारे बैंक में रखोगे तो साल भर रखने के बाद में आपका जो पैसा है वो 1% से बढ़ जाएगा। तो मान लो मैंने 100 रुपए रखे थे, 100 रुपए एक साल बाद में मुझे बैंक वाले जो हैं वो 101 रुपए दे देंगे। ठीक है, तो एक साल के बाद मुझे 101 रुपए मिले, लेकिन बैंक वालों ने मेरे ही पैसे का इस्तेमाल करके 115 रुपए बनाए। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बैंक की अर्निंग हो जाएगी। तो जो 14 रुपए बीच में बैंक वालों ने घपला किया, बैंक वालों ने बनाया, वो बैंक वालों की अर्निंग है। अब यहां पर ये छोटा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग करोड़ों की बात करते हैं, हजारों करोड़ों की बात करते हैं, तो उसमें 2-4% ही बहुत बड़ा करोड़ों में मार्जिन हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसी वजह से बैंक का ये जो डिफरेंस होता है ना, कि जो उन्होंने चार्ज किया और जो उन्होंने दिया, उसी डिफरेंस को, ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि ये 115 मिला उन्हें और उन्होंने मुझे बस 101 रुपए दी, तो जो बीच में पैसा उन्होंने बनाया, इसी से उनका प्रॉफिट होता है, इसी से वो चलता है। इसी वजह से वो लोगों को सैलरी दे पाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रख पाते हैं, बैंक्स बनवा पाते हैं। करोड़ों में फायदा हो रहा होता है यार बैंक वालों का। ठीक है, तो यहां पर एक तरीका ये है। अब जब पहले के समय में बैंक बने थे ना, तो इस लालच में आकर की ज्यादा अर्निंग होगी, बैंक वालों ने बहुत सारे पैसे लोन में देना शुरू कर दिया था। अब अगर अचानक से किसी को इमरजेंसी पड़ी और उसको अपने पैसे की जरूरत पड़ी, तब पैसा तो अब लोन में चला गया है। इसी वजह से आरबीआई ने यह प्रोविजन बनाया कि बैंक में जितना भी पैसा हो उसका 15% हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, उसको कहीं इधर उधर मत भेज दो, क्योंकि क्या पता किसी इंसान को जरूरत पड़ जाए अपने पैसों की, तो वो उसको निकाल सके। हमेशा बैंक के पास में लिक्विड कैश होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। आगे देखते हैं, क्राइटेरिया टू गेट अ लोन फ्रॉम बैंक। अब क्राइटेरिया देखो। ठीक है, बैंक की वर्किंग समझ में आ गई। अब क्राइटेरिया से तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन। तो पहला, सबसे पहले वो तुमसे पूछेंगे मोड ऑफ पेमेंट। इसको ना MIDC से याद रख सकते हो। MIDC में मोड ऑफ पेमेंट, किस तरीके से तुम पेमेंट ले रहे होगे और किस तरीके से उसको रीपे कर रहे होगे, ये सब डिसाइड हो जाता है। इंटरेस्ट रेट, सबसे पहले यही ये लोग डिसाइड करते हैं कि बताओ इंटरेस्ट रेट क्या होगा। अगर आप लोन ले रहे हैं, 2 साल का लोन लेंगे तो इतना % इंटरेस्ट रेट लगेगा, 5 साल का लोन लेंगे इतना % इंटरेस्ट रेट लगेगा, 10 साल का लोन लेंगे इतना % इंटरेस्ट रेट लगेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। डी, डॉक्यूमेंटेशन की आप फर्जी तो नहीं है, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपके वेरिफिकेशन के लिए काम है। इसके बाद में होता है एक वर्ड कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है? गिरवी रखने का सामान। ठीक है, जैसे बाबू भाई को गिरवी रख दिया जाता है, वैसे ही अगर तुम लोन ले रहे हो, मान लो तुमने 15 लाख का लोन लिया है, तो उस 15 लाख के बदले में तुम्हें 15 लाख की वैल्यू का कोई सामान बैंक वालों को दिखाना पड़ता है कि तुम्हारे पास में है। जैसे कि घर है, कोई गाड़ी है, कोई लैंड की प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास में, तो तुम्हें वो दिखाना पड़ता है, उसके कागज जमा करने पड़ते हैं कि हाँ भाई अगर मैं फरार हो जाता हूं तो तुम्हारे पास में ये सामान रहेगा जिसकी नीलामी करके तुम अपना पैसा वापस ले पाओगे। ठीक है, इसी वजह से हम लोग इसे कोलैटरल कहते हैं। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम हो जाती है हमारे कुछ जो सोसाइटी के सेक्शन के लोग हैं जिनके पास में ऐसा कोई सामान नहीं है, तो उनको लोन नहीं मिल पाता है। तो वो आगे क्या करते हैं, वो आगे हम लोग चैप्टर के पोर्शन में देख रहे होंगे। सबसे पहले यहां पर लोन के 2 क्राइटेरिया देखो। ठीक है, पहला है जहां पर अच्छे तरीके से लोन मिला, लोन चुका दिया गया। दूसरा क्राइटेरिया है ऐसा जहां पर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया गया, गांव, जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि कैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में ही है कि कैसे अपना लोन चुकाने के लिए वो लेडी लोन लेती हैं बट वो चुका नहीं पाती हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को काफी एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं कि लोन के बदले लोन लिया जाता है, लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया जाता है और वो डेब्ट ट्रैप पे फंस जाते हैं। डेब्ट ट्रैप क्या है? जब कोई व्यक्ति अपना लोन चुकाने के लिए, पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेता है तो उसे डेब्ट ट्रैप कहते हैं, क्योंकि अब जब उसने नया लोन ले लिया तो उसको चुकाने के लिए भी उसे नया लोन लेना पड़ेगा और हर बार उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उस लोन को कभी चुका ही नहीं सकता है, इतना वो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 2 क्रेडिट सिचुएशंस हम लोग को देखने को मिलती है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, यहां पर मैंने इंक्लूड कर दिया जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाए। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखो,
इसमें पूछा जा रहा है कि यहां पर जो तुम्हारा एक्स एंड वाई है वो क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्स अकाउंट नंबर बता रहा है, वाई चेक नंबर बता रहा है, ठीक है। ये ऑलरेडी तुम्हें पता होगा। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, जैसा नाम बता रहा है, फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स होते हैं, कॉपरेटिव्स होते हैं, ठीक है। इसमें सुपरविजन होता है आरबीआई का। कीवर्ड्स बता रहा हूं, ये लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। बैंक जो लोन देती है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए दे रही होती है, ठीक है। उसके साथ साथ में कई बार बैंक्स स्मॉल कल्टीवेटर्स को, लैंड ओनर्स को और स्मॉल बिजनेसमैन को लोन इस वजह से भी देती है क्योंकि आरबीआई उनको कहती है कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस मत करो, लोगों की भलाई के लिए भी काम करो। तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि आरबीआई जो है वो सुपरविजन के साथ साथ में जो लोन लेने वाले हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम और उनके सपोर्ट में बोलने का काम कर रही होती है, ठीक है। पेरियोडिकली बैंक्स की जांच करती है कि कितने लोगों को बैंक्स ने लोन दिया, उसमें से कितने नीडी थे, कितने अमीर लोग थे, कितना उन्होंने प्रॉफिट बनाने की कोशिश करी। ये सब आरबीआई टेस्ट करती रहती है, देखती रहती है, रिपोर्ट्स लेती रहती है। इनफॉर्मल में क्या है? इनफॉर्मल में जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इनसे जब तुम पैसे लेते हो, उधार में लेते हो, तो इसे हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। अब इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, कोई सुपरविजन नहीं होता है, कोई आरबीआई का इसमें दखलंदाजी नहीं होता है। तो यहां पर ना अनफेयर मींस टू गेट देयर मनी बैक वाली प्रॉब्लम हो सकती है कि वो गलत तरीके से पैसे वापस लेने की कोशिश करें, वो ज्यादा पैसे मांगने लग जाए क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, तो फ्रॉड के चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोई रिकॉर्ड नहीं होता है तो हो सकता है कि लोन लेने वाला यहां पर हरास्ट हो जाए, कई बार ऐसा हो भी जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? डिपॉजिट विद बैंक्स आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर्स एज वेल एज टू द नेशन। ये इसका स्टेटमेंट का एग्जांपल बताना है, ठीक है। अभी जो मैंने तुम्हें 2 स्लाइड पहले बताया था ना, उसके दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो कि जब लोन देगी बैंक तो लोन से आदमी क्या करेगा? कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, कोई घर बनाएगा, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? देश का डेवलपमेंट होगा ना। तो इसी पॉइंट को तुम लोग को घुमा फिरा कर यहां पर इसमें लिखना है। इमेजिन योरसेल्फ टू बी अशोक, अ मेंबर ऑफ अ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनालाइज द वेज थ्रू विच योर ग्रुप प्रोवाइड्स लोन टू द मेंबर, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? जब महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं ही इस ग्रुप को बनाती हैं, साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं और अपने पैसे को पूल करती हैं, एक जगह पर इकट्ठा करती हैं। मान लो महीने के 100, 10, 50 इतने ही रुपए बचे, तो वो लोग जब लंबे समय तक अपने पैसों को बचा रहे होते हैं ना, तो उनके पास में एक गुड चंक ऑफ मनी आ जाता है और जब भी किसी को लोन चाहिए होता है तो उसी चंक ऑफ मनी से लोन निकालकर उस इंसान को दे दिया जाता है। इससे क्या फायदा होता है? पहला फायदा यह होता है कि इस लोन में कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो कैसे कोलैटरल लाएं? उनके पास में तो उतना सरकारी जमीन भी नहीं है जिसको दिखाकर वो लोन ले सके, उनके पास में कोई ऐसा प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को सेल्फ हेल्प ग्रुप सॉल्व करता है और कोलैटरल वाली दिक्कत नहीं होती है। लोन चाहिए हो, कम्युनिटी के मेंबर हो, तो वहां पर लोग डिस्कस करते हैं कि कब तक लोन वापस हो जाएगा, कितने इंटरेस्ट रेट पर वापस होगा। रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होते हैं, ज्यादा हैवी नहीं होते हैं, जिससे कि जो सामने वाला है वो लोन को वापस दे सके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक लेवल के बाद में ना इतने ऑथेंटिक हो जाते हैं कि अगर किसी को ज्यादा लोन चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास में पैसा नहीं है, तो वो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर जो बैंक्स है उससे लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई? ये चैप्टर का पूरा क्रक्स था। अब आओ चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पर। इसमें सिर्फ तुम्हें 2 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? पहला टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज द इंटरचेंज ऑफ वर्ल्ड व्यूज, प्रोडक्ट्स, आइडियाज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। क्या है ग्लोबलाइजेशन? दुनिया का छोटा होना, दुनिया का एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना, इंटरडिपेंडेंट होना, ठीक है। A major role is played by MNCs in the process of globalization, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जब चैप्टर बहुत बड़ा था तो MNCs के बारे में हम लोगों को बहुत पढ़ने को मिलता था। अभी जान लो कि ऐसे कॉर्पोरेशंस जो एक से ज्यादा देश में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, एक से ज्यादा देश में एस्टैब्लिश्ड है, जैसे एप्पल हो गया, अमेरिका से लेकर वो दुनिया के कई देशों में है, इंडिया में भी है और चाइना में भी है, जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी, अलग अलग जगह पे हम लोग को देखने को मिलता है। तो एप्पल एक एमएनसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ? एक बहुत बड़े दरवाजे खुल गए लोगों के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स लेने के लिए और मार्केट्स के। जैसे एप्पल अगर सिर्फ अपने अमेरिका में ही वो बिजनेस करता तो उसके लिए मार्केट बहुत छोटा होता, लेकिन अभी क्योंकि वो ग्लोबली है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, तो वो अपने दुनिया में हर जगह पर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है। वैसे ही अगर तुम कस्टमर के नजरिए से देखो तो एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो सोचो अगर एप्पल ना होता तो तुम क्या यूज कर रहे होते? माइक्रोमैक्स, ऐसे फोन जो यहां पर बने हुए हैं वो सिर्फ तुम्हें मिल रहे होते, ठीक है, इंडिया में जो बने हुए हैं। बट क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ तो तुम देश विदेश की चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है?
ठीक है, फोन का मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, ऐसे ही कई सारी चीजें, जैसे कि अभी जब जो तुम लोग टॉयज यूज करते हो वो मोस्टली चाइना से आती है, अगर वो ना होता तो तुम्हें नए टॉयज देखने को नहीं मिलते, नए इनोवेशंस देखने को नहीं मिलते। ठीक है, कपड़े जो तुम लोग पहनते हो उनकी इंजीनियरिंग, उनका डिजाइन तुम लोग को विदेशों से देखने को मिलता है। तो अगर ग्लोबलाइजेशन ना हुआ होता तो हम लोग एक सीमित दायरे में ही सीमित रह जाते। ठीक है, पहले चैप्टर बड़ा था तो उसमें हम लोग मेरिट्स डीमेरिट्स ये सब भी देखते थे, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना तुम लोग को मैं बताता कि हाँ क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ग्लोबलाइजेशन ना होता तो देश का क्या फायदा होता, देश का क्या नुकसान होता, बट अभी रहने देते हैं। ठीक है, बेटर जॉब्स, इनकम और एजुकेशन हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, एमएनसी से। अब आओ चलते हैं फैक्टर्स एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन, इसको देखते हैं। ठीक है, किस वजह से हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है, ये एग्जाम में तुम्हारे आएगा, इसको लिख कर ले लो। ठीक है, क्या कैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है? पहला, टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से लोग इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। अब अगर तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो तुम फोन में बैठे बैठे ऑर्डर कर दोगे, अमेरिका से कोई सामान चल के तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, अभी तुम ये जो वीडियो देख रहे हो ये अमेरिकन कंपनी के ही ऐप पर देख रहे हो, समझ में आ रहा है? इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन के इंप्रूवमेंट से क्या हुआ कि लोग इंटरकनेक्टेड होने लग गए। अब तुम्हें मुंबई से दिल्ली जाने के लिए 2-4 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे अगर तुम प्लेन से जाओ। वैसे ही तुम अगर विदेश भी जाना चाहते हो तो 8-10 घंटे में तुम कहीं पर भी पहुंच सकते हो देश में, विदेशों में, अगर आसपास के किसी कंट्री में जाना हो। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन से ये चीज बहुत आसान हो गई है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। अब छुट्टियां मनाने के लिए लोग विदेश भी चले जाते हैं। डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, लोग एक दूसरे के साथ इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करने लग गए। उससे क्या हुआ, लोग एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे की लाइफ में थोड़ा बहुत पार्ट लेने लग गए। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट से भी हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। अब हम लोग विदेशी शोज देखते हैं, विदेशी मूवीज देखते हैं, इससे क्या होता है, हम लोग उनके कल्चर से फेमिलियर होते हैं, उनसे थोड़ी सी कनेक्शन फील करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो हमारी कम्युनिकेशन है वो फास्टर और ईजियर हो गई है। अब हम लोग कहीं पर भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, कहीं पर भी ये वीडियो भेज सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे हुआ है, सैटेलाइट से हुआ है, कम्युनिकेशन डिवाइस से हुआ है। अब हमारे पास में मेल है, टॉक करने के लिए वॉइस मेल है। ठीक है, अब हम लोग किसी दुनिया में कहीं पर भी बात कर सकते हैं नेग्लिजिबल कॉस्ट पर। ठीक है, ऑनलाइन हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं कहीं से भी, कहीं तक भी। अब यहां पर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने 1991 में ट्रेड बैरियर्स हटा दिए थे। ठीक है, ये एक छोटा सा पार्ट है जो तुम्हें दिमाग में रखना है। ठीक है, जिससे ग्लोबलाइजेशन हुआ था इंडिया में। 1991 से पहले जब हम लोग आजाद हुए थे ना, तो हमने अपने जो दरवाजे थे वो देश के विदेशियों के लिए बंद करके रखे थे। क्यों? उसका पहला रीजन ये था कि जो हमारे लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि अभी अभी हमारा देश आजाद हुआ है, तो उन जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे लोकल बिजनेसमैन हैं, उनको थोड़ा सा ग्रो करने का समय मिले। इस वजह से उन्होंने विदेशी कंपनियों को आना बैन करके रखा हुआ था। और ऊपर से जो अभी हम लोगों को गुलाम बना के गई थे वो भी पहले हम लोगों को व्यापारी की तरह ही हमसे मिलने आए थे। इसी वजह से, इन दो कारणों की वजह से जो हमारे ट्रेड बैरियर्स हैं वो लगाए गए थे। लेकिन 1991 में ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए और फॉरेन ट्रेड्स को आने के लिए वेलकम किया गया। तब से हम लोगों को फिर कोका कोला, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक्स और तुम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हो वो तब से हम लोगों के पास में आई। विदेशी कंपनियां इंडिया में आकर अपना प्रोडक्शन करने लग गई, इंडिया की कंपनी विदेशों में जाकर अपना प्रोडक्शन करने लगी। इससे क्या फायदा हुआ, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया। अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो हर एक व्यक्ति बेस्ट से बेस्ट सामान देने की कोशिश करेगा, सस्ते से सस्ते दाम में देने की कोशिश करेगा। इसी वजह से जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, It was meant to compete with the global world. Removing barriers or restrictions set by the government is called liberalization. ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। लिबरलाइजेशन क्या होता है, जब बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए जाते हैं और वेलकम किया जाता है विदेशी कंपनियों को, उसे हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं। लिबर मैंने मतलब बताया था ना क्या है, फ्री। तो अब लोग फ्री हैं ट्रेड करने के लिए, उसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स भी अच्छे से रिवाइज हो गया है। अब तुम एग्जाम के लिए रेडी हो। सिविक्स नहीं किया है तो तुरंत रिवाइज कर लो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को कंप्लीट ही करवाया है बहुत टाइम लेकर, तो उसको भी तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, अगर ये चारों वीडियो देख लोगे तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम में तुम्हारे सारे क्वेश्चंस तुमसे बन जाएंगे। एटलीस्ट तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एग्जाम के बाद में मिलते हैं। बाकी मैप का वन शॉट वीडियो बस तुम लोग को मिल ही गया है, डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को लिंक होगी, जाकर देख लो और कंप्लीट कर लो अपना प्यारा सा सोशल साइंस। और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।